बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एचेलॉन फॉर्म एंड रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो आज का टॉपिक लिखते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको जो है वो मैं एग्जांपल से ही स्टार्ट करती हूँ, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल इसकी कंसीडर करते हैं। सॉल्व द सिस्टम x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 is equal to 3, and next is 4x1 plus 5x2 minus 3x3 is equal to minus 3, and third equation is 3x1 minus 2x2 plus 17x3 is equal to 42. Solve this system by using Gauss elimination method. तो हम इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता है गॉस एलिमिनेशन मेथड बेसिकली ये भी डिपेंड करता है उसी पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे। तो हमने दो तरह की फॉर्म्स पढ़ी थी, एक एचेलॉन फॉर्म और दूसरी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है इसमें बेसिकली हम बना रहे होते हैं एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। सो अब एचेलॉन फॉर्म इसकी बनाने की कोशिश करते हैं, इसी को गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है एक इसका जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, x2 के कोफिशिएंट्स, x3 के कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास हैं x1, x2, x3 विच आर अननोन। वी हैव टू फाइंड दीज अननोन वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3, एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। अब यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। जब भी सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही कंसीडर करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, जिसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को विद लिख देते हैं मैट्रिक्स B के साथ, कॉलम B के साथ। सो कॉलम B को मैंने इसके साथ जब लिख दिया तो ये मेरे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में। ताकि एचेलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो तो हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें और इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो सके। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट डायगोनल एंट्री होती है हम उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिकॉज ऑलरेडी 1 गिवन है तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्ट हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने इस 1 की बिलो एंट्रीज़ को 0 0 बनाना होता है। इस 4 और 3 को 0 0 बनाना है। सो इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस पे, क्योंकि मैंने रो 1 पे कोई चेंज नहीं आना, इसलिए मैंने रो 1 को एज इट इज़ लिखा। रो 2 में चेंज आएगा, इसलिए रो 2 जो है वो रो प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस इज़ इक्वल टू, बिकॉज रो 2 में चेंज आ रहा है तो रो 2 को मैंने पहले लिखा। यहाँ पे +4 है तो मुझे -4 करना पड़ेगा, जिसमें 1 है उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इट्स मीन R1 को। सो ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, 4 - 4 विच इज़ 0, 5 - 12 -7, -3 - 8 -11, -3 - 12 विच इज़ -15। अब रो 3 में चेक कर लेते हैं क्या चेंज आता है। रो 3 +3 है इसलिए -3, R1 में क्योंकि 1 बनाया है इसलिए R1 के साथ ही ऑपरेशन करेंगे। सो 3 - 3 इज़ 0, -2 -9 -11 and 17 - 9, 17 - 9 which is 11, 42 - 9, तो ये हमारे पास बनता है 33।
तो ये बन गई हमारी फॉर्म। हमने पहली डायगोनल एंट्री को अपनी पिवट एलिमेंट को 1 बनाया, उसकी दोनों बिलो एंट्रीज को 0 0 बना लिया। अब हम क्योंकि एचेलॉन फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो अब हम करने जा रहे हैं कि हमारी जो सेकंड एंट्री है जो कि -7 है, तो सेकंड डायगोनल एंट्री जो आ रही है उसको अब हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको 1 बनाएं। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 1 की बिलो एंट्री को 0 बना देंगे। अब देखें, अगर मैं इसी रो को, रो 2 को ही 1 बनाने की कोशिश करूं, तो मुझे यहाँ पे -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं -7 से डिवाइड करूँगी तो ये तो 1 बन जाएगा, बट यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्म बनेगी वो बनेगी -11/7, और यहाँ बनेगी -15/7। सो ये जो है ये फ्रैक्शन में आ जाता है। तो अगर मैं अपनी आसानी के लिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो मेरे पास थर्ड रो है, R3 है, वहाँ पे जो है वो तीनों ही 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगी। सो मैंने अपनी आसानी के लिए मैं इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर लूँगी, ताकि मेरे पास फ्रैक्शन ना आए, मुझे इसकी जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी रहे। सो मैं यहाँ पे रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लूँगी। इंटरचेंज रो 2 विद रो 3। सो ये मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स बनता है आफ्टर इंटरचेंजिंग। क्योंकि R1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो वो एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। R3 R2 की जगह पे आ जाएगी, वो बन जाएगा 0 -11 11 एंड 33। R2 जो है वो R3 की जगह पे आ जाएगी, जो कि है 0 -7 -11 एंड -15। अब क्योंकि हम यहाँ पे 1 बनाने जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी रो में चेंज करना पड़ेगा। सो 1 3 2 3, फर्स्ट रो में चेंज नहीं आया, थर्ड रो में चेंज अभी नहीं आएगा। सो इन दोनों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। R2 में चेंज आएगा, तो R2 में क्या चेंज आएगा, हम करने जा रहे हैं -1/11 R2, ताकि R2 की जो पिवट एलिमेंट है वो 1 बन सके। सो ये बन जाएगा 0 1 -1 एंड -3। ओके जी, अब यहाँ पे 1 बन चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिवट एलिमेंट को हमने 1 बना लिया, अब इसकी एचेलॉन फॉर्म क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं, सो एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, इस 1 की बिलो एंट्री को 0 करना पड़ेगा। तो अब हम इसकी बिलो एंट्री को 0 कर देंगे। इसको 0 करेंगे तो देखें, फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सो इन दोनों को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। थर्ड रो में चेंज आ रहा है, और क्या चेंज आ रहा है, R3 -7 है तो +7। चेंज किस में आया था, अभी 1 हमने किस में बनाया, R2 में। सो इसका ऑपरेशन R2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो 0 -0 ही रहेगा। -7 +7 0, -11 -7, -11 एंड -7। तो ये मेरे पास बन रहा है -18, यहाँ पे है -15 एंड -21, तो ये बन रहा है -36। ओके जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब एचेलॉन फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो पहली 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो इन दोनों में अब कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम चेंज लेके आना चाह रहे हैं R3 में, ताकि यहाँ पे 1 बन सके, हमारी थर्ड डायगोनल एंट्री जो है वो 1 बन सके। सो R3 में चेंज आएगा। चेंज क्या आ रहा है, -1/18, ताकि यहाँ पे 1 बन सके। सो 1 बनेगा तो ये बन जाएगा 0 0, ये डिवाइड होगा तो ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है एचेलॉन फॉर्म में। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, वी यूज़ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ बाय यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके जी, अब सबसे पहले तो इनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है ये कोफिशिएंट था x1 का, सो x1 प्लस ये था x2 का, सो 3x2, ये है x3 का इज इक्वल टू 3। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बन रही है 1x2 माइनस 1x3 इज इक्वल टू -3, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है x3 इज इक्वल टू 2।
बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने वर्ड इसी वजह से यूज़ किया बिकॉज हमारे पास सबसे पहले एंड वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह से इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब पुट 3 इन 2, 3 को अगर मैं 2 में रिप्लेस करूं तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -3 प्लस x3, -3 प्लस 2, सो x2 की वैल्यू आ जाएगी -1, x2 की वैल्यू आ गई -1। अब x2 और x3 की वैल्यूज़ को 3 और 4 को 1 में रिप्लेस कर देंगे। नाउ पुट 3 and 4 इन इक्वेशन 1, पुट 3 and 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी x1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3x2 था तो ये बन जाएगा -3x2, प्लस 2x3 था तो ये बन जाएगा -2x3। अब इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। ओके जी, x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी -1 एंड x3 की वैल्यू आ रही थी 2। अब इनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास जो x3 की वैल्यू आ रही है वो है 2, 3 प्लस 3, ये क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, सो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x1 इज 3 plus 3 minus 4, so this is equal to 2. Now we have unknown x which is x1, x2 and x3. This is equal to x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू थी -1 और x3 की वैल्यू थी 2। सो इस तरह से बाय यूजिंग गाउस एलिमिनेशन मेथड हमने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ तक हमारा मेथड कंप्लीट हो गया, गाउस एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ गाउस जॉर्डन मेथड। गाउस जॉर्डन मेथड, तो दोनों में जो चेंज है वो इतना ही चेंज है जितना हमारे पास एचिलॉन फॉर्म और रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में होता है। तो इसमें जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इन रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। जस्ट ये दोनों में फ़र्क है, तो इसको आपने अब याद रखना है कि जो गाउस एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं, जो गाउस जॉर्डन मेथड है उसमें हम रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। ओके जी, अब हम क्योंकि गाउस जॉर्डन मेथड की तरफ जा रहे हैं, सो हमने क्योंकि इसी मेथड पे, इसी एग्जांपल पे जो है वो गाउस एलिमिनेशन अप्लाई किया, तो मैं उसी की जो लास्ट वाली फॉर्म हमारे पास बन रही थी उसी को लिखूँगी और ताकि वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर सकें। सो अगर मैं उसी की जो लास्ट वाला ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स अगर मैं इसी को रीराइट करूँ यहाँ पे, सिंस वी हैव, जब गॉस जॉर्डन मेथड स्टार्ट से करेंगे तो फिर आपको सारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट से करना पड़ेगा। ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला या इक्वेशन वाला जो काम है ये नहीं आएगा दरमियान में, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। अगर एलिमिनेशन के बाद जॉर्डन करना है तो फिर तो आपके पास बना बनाया है, इसी को लेके चलेंगे। तो वी हैव मैट्रिक्स 1 0 0 3 1 0 2 -1 2 -1 एंड 1, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 3 -3 एंड 2। ओके जी, तो अब क्योंकि ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म बनी बनाई है, अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। तो रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस 1 के जो अबव एंट्री है वो है 3, इसको 0 बनाएंगे। सो इसको 0 बनाने के लिए अब देखें, हमें सेकेंड रो में अभी तो कोई चेंज नहीं चाहिए और थर्ड रो में भी नहीं चाहिए बिकॉज वहाँ पे भी 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो चेंज जो आ रहा है वो रो 1 में चेंज आ रहा है।
सो रो 1 में क्या चेंज आ रहा है, रो 1 माइनस, बिकॉज यहाँ पे +3 है सो मुझे -3 करना पड़ेगा, और 1 हमारे पास है R2 में, R2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स 1, 3 - 3 0, 2 + 3 5, 3 + 9 विच इज़ 12। ओके जी, अब यहाँ पे 1 है, ये वाली हमारे पास पिवट एलिमेंट है, यहाँ पे ये वाला था। सो अब इस एंट्री के अबव दोनों एंट्रीज को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। सो इन दोनों में चेंज आएगा, इसलिए मैंने R3 को एज इट इज़ लिख लिया। तो R2 में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, R2 यहाँ -1 है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा प्लस R3 में, बिकॉज R3 में मेरे पास 1 है। तो ये एंट्री तो एज इट इज़ रहेगी, 0 + 0 1 + 0 1 -1 + 1 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 + 2 विच इज़ -1। और R1 में चेंज आएगा, R1 में चेंज क्या आ रहा है, यहाँ +5 है तो मुझे -5 करना पड़ेगा। R3 में 1 था तो R3 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1 - 0 1, 0 + 0 0, 5 - 5 0, 12 - 10 विच इज़ 2। सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ आ रही हैं वो एज इट इज़ वही वैल्यूज़ हैं जो हमने गॉस एलिमिनेशन से फाइंड की, विच इज़ 2 - 1 एंड 2। तो ये वही सेम वैल्यूज़ आ गई जो हमने गॉस एलिमिनेशन से फाइंड की थी, और गॉस जॉर्डन से उसी मेथड को, उसी एग्जांपल को जब सॉल्व किया तो दोनों मेथड के साथ जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारे दो मेथड थे जो आज हमने सीखे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो मैं इसको जो है वो ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ, ताकि ये है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसको शायद इतना ही करना है। तो गॉस जॉर्डन मेथड, अगर आपने यही क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तो आप इसको यहीं से स्टार्ट करते, यहाँ तक आप सारा करते। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते, इसका फर्स्ट जो एंट्री डायगोनल एंट्री इसको 1 बना के उसकी बिलो एंट्री इसको 0 0 बनाते। देन आप इसकी जो सेकंड एंट्री है उसको आप 1 बनाते, 1 बनाने के बाद उसके अबव और बिलो एंट्रीज को 0 करते, देन अबव और बिलो एंट्री को 0 करते। तो आप यहाँ पे भी अबव और बिलो को कर सकते हैं, या आप थर्ड वाली को 1 बना के फिर आप ये वाला सिस्टम कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया। तो क्या होगा, मैंने 1 बनाया, नहीं इसकी बिलो एंट्री को 0 बना दिया, थर्ड वाली जो डायगोनल एंट्री उसको 1 बनाया, फिर आप ये सारा काम नहीं करेंगे बल्कि आप डायरेक्ट गॉस जॉर्डन मेथड में, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस 1 की अबव एंट्री को भी 0 बना देंगे, और जो थर्ड डायगोनल एंट्री 1 बनाई थी उसकी अबव दोनों एंट्रीज को भी आप 0 0 बना देंगे। जब इस तरह से कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। तो आपने यहाँ पे देखा है कि जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसमें हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ती है, फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो रिक्वायर्ड अननोन्स हैं जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में बाय यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ही फाइंड करते हैं। जबकि जो गॉस जॉर्डन मेथड है, बिकॉज इसमें हम रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो जितने भी इसमें अननोन्स होते हैं। जैसे अभी हम जो सिस्टम कर रहे हैं वो क्योंकि 3/3 का है तो 3 ही उसमें अननोन्स हैं, तो इन तीनों की वैल्यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड में डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ड्यू टू रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म हमें यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे अब वो, अगर आपने आज का मेथड अच्छे से कर लिया है, आज की मेथड की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे गॉस जॉर्डन मेथड की स्पेशली, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की भी समझ आ जाएगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।